हमारी बुक इज डेटा कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, measuring capacity of communication media, type of data communication, switching techniques, transmission media, mobile telecommunication technologies and protocol। तो एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पार्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं 10 में से। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, युवल नाउ हरारी कोई कंप्यूटर के विद्वान है, उन्होंने कहा the people already have bionic arms and legs that works by the power of thought, and we increasingly outsource mental and communicative activities to computers. We are merging with our smartphones. Very soon they will just be a part of the body। हम इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि स्मार्टफोन हमारी बॉडी के पार्ट्स के जैसे हो जाएंगे, और वो बात सही भी हो रही है ना। So the first topic of this chapter data communication is concept of communication। तो एक सीधा सा प्रश्न ही होगा कि कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। जब दो लोग सेंडर और रिसीवर आपस में अपने विचारों का, मैसेज का आदान प्रदान कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तब कम्युनिकेशन पूरा होता है। सो द टर्म डेटा कम्युनिकेशन comprises two words, data and communication। Data can be of anything like text, image, audio, video, multimedia files, and communication is act of sending or receiving data। So thus data communication refers to exchange of data between two or more network connected devices। These devices must be capable of sending and receiving data over a communication medium। Examples such devices include personal computer हो सकते हैं, मोबाइल फोन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं। As we can see in the figure of first figure of this chapter 11, 4 different types of devices, PC, server, switch are connected to form the network, and these devices are connected through a media to the network which carry information from one end to another end। इस फिगर में देखिए 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। ये स्विच है जो कंप्यूटर लैब में भी आपने देखा होगा। तो 3 कंप्यूटरों से या 3 केबल के थ्रू ये स्विच से कनेक्शन हो रहा है, और एक सेंट्रल सर्वर है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, एक आपका प्रिंटर है वो भी स्विच से जुड़ा हुआ है। तो ये जब केबल से जुड़ा हुआ है तो इसको वायर्ड नेटवर्क बोलते हैं, और सिंपल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इस तरह से एक साधारण नेटवर्क है ये। अब इसके कंपोनेंट्स देखें डेटा कम्युनिकेशन के, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है। जब हमारी मान लो हम भी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और एक डेटा है जिसको हम आपस में मैं बोल रहा हूँ तो मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं। जब आपने क्वेश्चन पूछा तो आपने डेटा भेजा, मैंने रिसीव किया। तो डेटा का एक्सचेंज जो हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, डेटा कम्युनिकेशन। अब कंपोनेंट में क्या आएगा, आप कंपोनेंट फिगर में डायरेक्ट देख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। दिस सिस्टम इज वर्किंग नाउ एज अ सेंडर एंड दिस सिस्टम इज रिसीविंग द मैसेज। और ये मैसेज आपको दिख रहा है टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, एनिमेशन की फॉर्म में, मूवी की फॉर्म में हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया, ये वाला सिंबल है, वाईफाई हो सकता है ना, या वायर्ड फॉर्म में हो सकता है। सो whenever we talk about the communication between two computing devices using a network, the 5 most important aspect comes to our mind. These are sender, receiver, communication medium, the message to be communicated, and certain rules called protocols to be followed during the communication। तो जब भी कहीं पे डेटा कम्युनिकेशन की बात होगी तो 5 चीजें होंगी। सबसे पहले सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है मीडियम क्या होगा, वायर्ड मीडियम होगा, वायर के थ्रू मैसेज जाएगा, या वायरलेस होगा। मीडियम हो गया, मीडियम के बाद वो मैसेज हो गया, और मैसेज के बाद हो गया क्या, किन रूल्स के तहत जाएगा, है ना। तो जो रूल्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन होगा, जिनके जिनके साथ, उसको बोलेंगे प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स ट्रैफिक ओवर नेटवर्क। सो सबसे पहले उन्होंने वही बताया, सेंडर, फिर रिसीवर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, जो जो डिवाइस मैसेज सेंड कर रही है वो सेंडर, जो रिसीव कर रही है वो रिसीवर, और मैसेज जो जा रहा है वो मैसेज है ही कम्युनिकेशन मीडिया में आपका। ये एक पाथ है, इट इज अ पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम, मीडिया, लिंक, either wired or wireless। For example, a TV cable
telephone cable, Ethernet cable, satellite link, microwaves. We will study about various communication media in the section 11.5. Protocol भी आपको बताया, it is a set of rules that needs to be followed by the communicating parties in order to have successful and reliable data communication. We have already come across protocols such as Ethernet और HTTP. Last chapter में हमने पढ़ा था HTTP क्या होता है, Hypertext Transfer Protocol. So दो चीजें हमने पढ़ ली. एक तो सबसे पहले पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो 5 कंपोनेंट बताए गए, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडिया और प्रोटोकॉल. द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यहां तक कोई डाउट दोनों में? नो सर. कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट. थर्ड टॉपिक इज मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडिया. तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या आएगा उसमें? या तो कोई वायर्ड होगा तो उसका कितनी कैपेसिटी है, उसकी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है, यानी कितना डेटा वो रिसीव या सेंड कर रहा है, उसकी कैपेसिटी को कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे उसको. इन डेटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज ऑल्सो नोन एज चैनल. तो उसको लिंक भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलते हैं, मीडियम भी बोलते हैं और चैनल भी बोलते हैं. द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और द ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी, है ना. तो कैपेसिटी, किसी चैनल की कैपेसिटी का मतलब क्या है, उसमें से कितना डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रैवल कर रहा है, वो उसकी कैपेसिटी है. सो जितना ज़्यादा डेटा ट्रैवल कर पाएगा उसकी उतनी ज़्यादा ब्रॉडबैंड होगा, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो जैसे कहते हैं बैंड विड्थ, तो जितनी ज़्यादा बैंड विड्थ होगी उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी. सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंड विड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट एज डिस्क्राइब्ड बिलो. तो दो वर्ड आए यहाँ पर, एक तो बैंड विड्थ. बैंड क्या है, मान लो कोई पट्टी है, और विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, यानी मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ. यानी मान लो 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 350 मेगाहर्ट्ज तक का सिग्नल वो ट्रेवल कर सकता है. तो कितना हो जाएगा, 349 उसकी बैंडविड्थ हो जाएगी. So bandwidth of a channel is the range of frequencies available for transmission of data through that channel. So higher the bandwidth, higher the data transfer rate. Normally the bandwidth is the difference of maximum and minimum frequency contained in the composite signals. So bandwidth is measured in the hertz. उसका वो क्या है, सिंबल क्या है, मेजरिंग यूनिट क्या है उसकी, हर्ट्ज है बैंडविड्थ की. तो आपने रेडियो पे सुना होगा अक्सर, इतने किलोहर्ट्ज से बोल रहे हैं, मेगाहर्ट्ज से बोल रहे हैं. तो हर्ट्ज उसकी यूनिट है, और 1 किलोहर्ट्ज का मतलब 1000 हर्ट्ज, एंड 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब 1000 किलोहर्ट्ज मींस 1 लाख हर्ट्ज. सो फाइंड आउट हाउ मेनी हर्ट्ज इन 10 मेगाहर्ट्ज. बताइए, 10 टू द पावर 10 मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होंगे. एक्टिविटी में ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 10 टू द पावर 7. वेरी गुड. तो ये उसकी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी, और बैंडविड्थ को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं. दूसरा है आपका डेटा ट्रांसफर रेट. इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो डेटा ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर अ चैनल. वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल. अब बिट्स क्या होते हैं, सो इट इज द मेमोरी यूनिट ऑफ द बिट्स. सो 1 बिट इज कम्स फ्रॉम बाइनरी डिजिट. एक वायर पे एक बिट सिग्नल ट्रेवल कर सकता है. तो डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकंड. ट्रांसफर रेट का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर सोर्स से और डेस्टिनेशन के बीच में जितनी बिट ट्रांसफर हो सकती है वो उसकी डेटा ट्रांसफर रेट है. इट इज ऑल्सो नोन एज बिट रेट. तो बिट डाटा ट्रांसफर रेट या बिट रेट, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड. इसको शॉर्ट में बोल देते हैं बीपीएस. And the highest units for data transfer rates are higher unit. उससे बड़ी यूनिट क्या है, तो 1 kbps. अब इसको ध्यान से देखिएगा, k कैपिटल है लेकिन bps स्मॉल में है. तो 1 kbps में कितना होगा, 2 की पावर 10 bps, 1024 bps होंगे. अब 1 mbps में 2 टू द पावर 20 bps हो जाएंगे, gps में 2 टू द पावर 30 हो जाएंगे, tps में 2 टू द पावर 40 हो जाएंगे. अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहा है
A user wants to upload a text document at the rate of 10 pages per 20 सेकेंड। तो उसको वेब पेज अपलोड, एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है नेट पर, और स्पीड क्या है 10 पेज 20 सेकंड के अंदर 10 पेज हो जाते हैं, फिर अगले 20 में फिर अगले 10 हो जाते हैं। इस रेट से वो अपलोड कर रहा है। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट ऑफ द चैनल। तो चैनल की कितनी डेटा मतलब बीपीएस स्पीड होनी चाहिए या डेटा ट्रांसफर रेट होनी चाहिए। Assume that one page contains 1600 characters and each character is of 8 bit। तो आप पहले तो नंबर ऑफ करेक्टर्स निकालेंगे। मान लीजिए हमने एक पेज के अंदर 1600 करेक्टर्स है और एक करेक्टर 8 बिट से बना है, तो एक पेज पे कितना हो जाएगा 1600 इंटू 8। 1600 इंटू 8 एक करेक्टर की मेमोरी है, इतनी बिट्स हैं 1600 इंटू 8 एक पेज में, और 10 पेज हैं तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 का मल्टीप्लाई और सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में निकाले हैं तो 20 का डिवाइड कर दिया, तो 6400 बीपीएस बिट्स पर सेकंड उसकी चैनल की कैपेसिटी हो गई। समझ में आया कैसे निकाला? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, समझ सकते हैं, और इसी तरह के आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका इस बार जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटा ट्रांसफर रेट या बिट्स रेट क्या होती है। एक सेकंड के अंदर जितनी बिट्स ट्रैवल कर रहे हैं किसी चैनल से, वो उसकी डेटा ट्रांसफर रेट कहलाती है। तो अब उन्होंने ये कहा था कि आपके 10 पेज हैं और 20 सेकंड में वो ट्रैवल करते हैं, अपलोड होने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो 10 पेज में करेक्टर कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि एक पेज में 1600 करेक्टर होते हैं और एक करेक्टर 1 बिट का बना हुआ है, तो एक पेज में हो जाएगा 1600 करेक्टर्स इंटू 8 बिट्स, और फिर 10 पेज हैं तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया टोटल इतने बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब कितनी सेकंड में हो रहे हैं 20 सेकंड में, तो 20 का डिवाइड कर दिया तो एक सेकंड में इतने बिट्स ट्रांसफर होंगे, और वही उसकी डेटा ट्रांसफर रेट होगी। तो पहले उन्होंने बीपीएस में निकाला, फिर उसका क्या किया उन्होंने 1224 से डिवाइड किया तो 6.25 आ गया, फिर केबीपीएस में उसको लिख दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारी आवाज़, मेरा जो आवाज़ है वो डेटा की फॉर्म में, या मेरा जो स्क्रीन है वो डेटा की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, पहले 01 की फॉर्म में इस कंप्यूटर से निकलता है, फिर वो इंटरनेट की वायर्स पर या वायरलेस मीडिया में एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है, फिर जब आपके पास पहुंच रहा है वो, तो वहां पर भी मॉडेम होता है, और वो मॉडेम उस एनालॉग को दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट करके आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस पे दिखा रहा है। तो जब भी डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके कई सारे मेथड, कई सारे टाइप दिए हुए हैं। तो पहला टाइप होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब या तो आप बोलेंगे, सो इट इज अ वन वे और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस इन विच वन डिवाइस इज सेंडर एंड अदर इज रिसीवर। तो एक ही साइड में डाटा जाएगा, मतलब जैसे आपका जो सैटेलाइट से हम डेटा ले रहे हैं, तो सैटेलाइट से डेटा रिसीव ही करता है, ये जो एंटीना है कभी सैटेलाइट को डेटा भेजता नहीं है, तो सैटेलाइट ही डेटा भेज रहा है, इसलिए ये क्या है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, एक ही दिशा में चलता है। डिवाइसेस यूज द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक टू ट्रांसमिट द डेटा and it is like a one way street where vehicles can move in one direction only. For example, data entered through a keyboard or audio sent to a speaker are one way communication. जैसे मैं माइक में बोल रहा हूँ तो इससे केवल डेटा सीपीयू के अंदर जा रहा है, लेकिन वो माइक से वापस नहीं आ रहा है, वो आ दूसरी डिवाइस से रहा है ना। यानी स्पीकर से आवाज बाहर जा रही है, स्पीकर से आवाज अंदर नहीं जा रही है, तो वो स्पीकर और माइक से जो डेटा ट्रेवलिंग हो रही है वो वन साइड में हो रही है, दैट इज ऑल्सो सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। सो विद एडवेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जो है वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंट्रोलिंग होम अप्लायंसेज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे टीवी का रिमोट है, तो टीवी से कोई सिग्नल रिमोट की तरफ नहीं जाता, हमेशा रिमोट से ही सिग्नल टीवी की तरफ जाता है। तो इस तरह के कई एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर सेंडर या और रिसीवर के बीच में एक ही तरफ डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो उस डेटा कम्युनिकेशन को बोलेंगे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ डेटा ट्रेवल करेगा, लेकिन
किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक ही डायरेक्शन में करेगा, ये एक समय पर दोनों साइड में नहीं चलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पुल है जहाँ पर एक ही गाड़ी निकल सकती है, उसमें क्या है, या तो इधर की गाड़ी चली जाए या उधर की चली जाए, दोनों आमने सामने से गाड़ी नहीं आ सकती है। तो है तो ये बाई डायरेक्शनल, लेकिन एट अ टाइम एक ही, या तो सेंडर सेंड कर सकता है या रिसीवर को फिर तब तक वेट करना पड़ेगा, फिर रिसीवर सेंड कर रहा है तो दूसरा वाला सेंड कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा। सो इट इज टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस इन विच बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव द सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। तो एक समय पर एक ही कर पाएगा, हालांकि दोनों साइड में कम्युनिकेशन हो सकता है। सो वाइल वन डिवाइस इज सेंडिंग डेटा द अदर विल रिसीव एंड वाइस वर्सा, जब दूसरी भेजेगी तो इधर वाली रिसीव करेगी। सो इट इज लाइक शेयरिंग ए वन वे नैरो ब्रिज अमॉन्ग व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। So vehicles cannot pass the bridge simultaneously. Basically, it is a simplex channel where the direction of transmission can be switched. So application of such type of communication can be found in walkie-talkie, where one can press the push to talk बटन एंड टॉक। जिसमें क्या होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, हेलो अल्फा चार्ली ओवर, तो जब एक बोलता है तो वो ओवर बोल देते हैं, यानी मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, अब तुम बोलो। लेकिन दोनों एक एक साथ बोलेंगे तो वो आपस में उनके सिग्नल टकरा जाएंगे, समझ में नहीं आएगी बात। सो दिस इनेबल्स द ट्रांसमीटर एंड टर्न्स ऑफ द रिसीवर इन दैट डिवाइस एंड अदर्स कैन ओनली लिसन। तो मान लीजिए दो वॉकी टॉकी हैं, तो अगर इधर से डेटा जा रहा है, ये टिक लगा हुआ है, तो फिर उधर से नहीं जाएगा, वो बंद रहेगा। अगर इधर से जा रहा है नीचे वाले से, तो ये वाला बंद रहेगा। तो इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसमें दोनों तरफ डेटा ट्रेवल कर सकता है, लेकिन किसी एक समय पर एक ही डायरेक्शन में करेगा। जबकि सिंप्लेक्स में केवल एक ही तरफ करता है, दूसरी तरफ ट्रेवल ही नहीं करता। ये डिफरेंस समझ में आया सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में? यस सर। थर्ड टाइप है, थर्ड Yes. और लास्ट टाइप है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एट द सेम टाइम डेटा कैन ट्रेवल एट द बोथ डायरेक्शन। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक ही समय पर। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को जैसे बोला जाएगा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। जैसे ऐसा ब्रिज हो कि ट्रक आ भी रहे हैं उस पर और जा भी रहे हैं एक ही समय में, तो वो हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्विचिंग टेक्निक्स। तो स्विचिंग का मतलब भी क्या है? स्विचिंग का मतलब आगे भेज देना। तो जब मैसेज हम सेंडर, कोई सेंडर रिसीवर है, दो कंप्यूटर है, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास कंप्यूटर नेटवर्क में कोई मैसेज जा रहा है, तो वो कितने तरीके से जा सकता है, कितने तरह से स्विच हो सकता है, तो उसको बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। मैसेज को स्विच कर देना, मैसेज को आगे सेंड करना। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में मैसेज कितनी तरह से ट्रेवल कर सकता है, वही कंसेप्ट है स्विचिंग टेक्निक्स। तो आप देख रहे हैं, इन अ नेटवर्क हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस वी आर इंटरेस्टेड टू नो how to connect the sender and receiver so that one-to-one communication is possible. So one solution is to make dedicated connection between each pair of devices. mesh topology में ऐसा होता था, और between a central device and every other device जैसा कि star topology में होता था। However, we know that such methods are costly in case of large networks. So an alternative to this is just switching, whereby data is routed through various nodes in a network. तो डेटा अलग अलग डिवाइस से, कई डिवाइसेस से डेटा ट्रेवल कर सकता है। सो दिस स्विचिंग प्रोसेस फॉर्म्स ए टेम्परेरी रूट फॉर द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। टू कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक्स आर सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो दो तकनीक है डेटा स्विचिंग की, उसमें क्या है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो पहला है आपका सर्किट स्विचिंग। तो जब सर्किट स्विचिंग टेक्निक का यूज करके मैसेज को आगे भेजा जाएगा, तो क्या करते हैं, पहले डेडिकेटेड पाथ सर्च किया जाता है, सर्किट पाथ किया, सर्किट को सर्च किया जाता है पहले, है ना। जैसे डेडिकेटेड केबल है कोई, तो पहले वो डिसाइड हो जाएगा कि इस रास्ते से सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये डेडिकेटेड केबल है या पाथ है। पहले सर्किट को डिसाइड करेंगे, जब सर्किट मिल जाएगा फिर उसके बाद उस पर डेटा को भेज दिया जाएगा, है ना। इसलिए उसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। पहले सर्किट को ढूंढेंगे फिर मैसेज को स्विच करेंगे। सो इन सर्किट स्विचिंग, बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट, a dedicated path is identified between the sender and the receiver. So this path is connected sequence of links between network nodes. तो ये पाथ क्या है, कई नोड्स से होकर जो भी रास्ता है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो भी रास्ता है, पहले वो ढूंढा गया,
डेडिकेटेड पाथ, उसके बाद मैसेज भेजा जाता है. सो ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कनेक्शन. तो जब ये सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे हैं तो सारे पैकेट्स, एक मैसेज हो सकता है कितना भी बड़ा हो, उसमें बहुत सारे पैकेट हो सकते हैं, वो सारे पैकेट उसी डेडिकेटेड पाथ को यूज करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे. सो इन अर्लियर डेज when we placed a telephone call, the switching equipment within the telephone system finds out a physical path or channel all the way from telephone at home to the receiver's telephone. So this is an example of circuit switching. So शुरुआती दिनों में क्या होता था, पहले पूरी लाइन डिसाइड कर ली जाती थी कि इस लाइन से ये कनेक्शन होगा, उसके बाद वो कॉल लगाया जाता था. तो ये था आपका सर्किट स्विचिंग. इसमें पहले सर्किट या डेडिकेटेड पाथ को डिसाइड कर लिया जाता है कि इस पाथ से हमारे मैसेज का जो पैकेट्स हैं वो ट्रेवल करेंगे, उसके बाद मैसेज को स्विच किया जाता है. फिर है आपका पैकेट स्विचिंग. तो जैसे नाम से पता चल रहा है, हो सकता है जो मैसेज भेजा जा रहा है उसका डेटा ज़्यादा हो तो उसको स्मॉल साइज के इक्वल साइज के पैकेट्स में बांट दिया जाता है. इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज to be transmitted between sender and receiver is broken down into smaller piece called packages. तो जो भी मैसेज जा रहा है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर पैकेट्स बना लिए जाते हैं. These packets are then transmitted independently through the network. So the different packets of the same message may take different routes depending on the availability. तो जो पैकेट्स है, मान लो एक मैसेज जाना है, एक मैसेज में 15 पैकेट बने, तो 15 में से हो सकता है पहले 3 किसी और रूट से जा रहे हो, फिर दूसरे 3 किसी और से जा रहे हो, फिर बाकी के किसी और रूट से जा रहे हो. तो वो जिनको जहाँ से रूट मिल जाएगा, बढ़िया रूट मिल जाएगा, वहाँ होकर वो ट्रैवल कर सकते हैं. लेकिन उन सब पैकेट्स पे नंबर पड़े रहते हैं. नंबर पकड़े रहने के बाद जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो फिर उन पैकेट्स को रीअरेंज करके ओरिजिनल मैसेज बना लिया जाता है. तो ईच पैकेट से 2 पार्ट, हर पैकेट के 2 पार्ट होते हैं. ए हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड द मेन मैसेज पार्ट. तो एक पे तो ये एड्रेस रहता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन का एड्रेस, और दूसरे पे जो मैसेज में जो एक्चुअल मैसेज पास हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है. सो व्हेन ऑल पैकेट्स रीचेस द डेस्टिनेशन दे आर रीअसेंबल्ड एंड कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर. तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि जो पैकेट पहले 3 नंबर के थे उन्हें रास्ते में कोई ऐसा व्यवधान आ गया कि वो बाद में पहुंचे, और जो बाद वाले पैकेट थे वो पहले पहुंच गए. तो रिसीवर पर जब 15 के 15 पैकेट जो डिवाइड किए गए थे मेन मैसेज में से, वो जब 15 के 15 पहुंच जाएंगे तो उनको दोबारा से नंबर से अरेंज कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर ओरिजिनल मैसेज जब बन जाएगा तब रिसीवर उसको रिसीव करेगा. सो अनलाइक स्विचिंग, circuit switching, a channel is occupied in packet switching only during the transmission of packet. तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले पाथ को ढूंढते थे, सर्किट को ढूंढते थे, इस पाथ से जाएंगे तब ट्रांसमिशन करते थे. लेकिन इसमें पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जब मैसेज ट्रेवल करना शुरू करते हैं उसी समय पर देखते हैं कि कौन सा सबसे आसान और शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल रहा है ट्रांसमिशन के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और उसी समय पर वो डिसाइड होता है. इसीलिए पैकेट आगे पीछे हो जाते हैं. On completion of the transmission, the channel is available for transfer of packets from other communication parties. एक जब कम्युनिकेशन हो जाएगा, सारे पैकेट ट्रेवल कर लेंगे, तो वो चैनल जो है वो फ्री कर दिया जाएगा दूसरे पैकेट्स को ट्रेवल करने के लिए. तो ये कंसेप्ट है. सर्किट स्विचिंग में पहले सर्किट ढूंढा जाता है, फिर मैसेज ट्रेवल किया जाता है, और पैकेट स्विचिंग में मेन मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट कर और सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज दिया जाता है, और वो उसी समय पर अपना पाथ सेलेक्ट करते हैं, और जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो वहां पर सारे पैकेट्स को रीअरेंज करके ओरिजिनल मैसेज मिल जाता है. तो इसमें कोई डाउट? स्विचिंग टेक्निक्स 2 तरह की है, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग. बताइए. सो नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडिया, यानी जो हमारे मैसेज जाएंगे या तो वायर के थ्रू जाएंगे, केबल के थ्रू, या वायरलेस जाएंगे. तो वो मीडिया कौन कौन से होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में. सो ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग दैट कैन कैरी सिग्नल्स और data between the source, that is also known as transmitter, and destination is receiver. For example, as we switch on a ceiling fan or a light bulb, the electric wire is the medium that carries the electric signal for switch to the fan or bulb. The two men are talking as shown in the figure 11.6. Here the medium is air. तो जब ये बोल रहे हैं तो मैसेज
दूसरे तक कैसे पहुंच रहा है, उसके कानों तक एयर के थ्रू पहुंच रहा है। तो हाउ आर यू जैसन, तो ये कह रहा है आई एम फाइन। यहाँ कम्युनिकेशन हुआ, तो मैसेज कैसे ट्रेवल किया, बाय एयर, तो वायरलेसली उसने ट्रेवल किया। इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरीज messages between two or more communicating devices. The transmission can be classified as guided or unguided. तो देखो इसको वायर्ड भी बोल देते हैं, और वायर्ड का दूसरा नाम है गाइडेड। वायर होगा तो वो गाइड हो पा रहा है, जहां जहां तार जाएगा वहां वहां मैसेज जाएगा, तो वो वायर उसके लिए गाइड का काम कर रहा है। और वायरलेस में क्या है, कोई गाइड नहीं है, जहां पर हवा चल गई उस तरफ वो चला जाएगा। तो वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, और अनवायर्ड मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। सो इन गाइडेड ट्रांसमिशन there is a physical link made of wire or cable through which the data in terms of signals are propagated between the nodes. So these are usually metallic cables, fiber optical cable, etc. They are known as wired media also. So in unguided media, data travels in air in terms of electromagnetic waves using a antenna. They are also known as wireless media. So unguided को wireless बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर में आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडिया को दो पार्ट्स में बांटा है, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जब ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस को, और वायर्ड मीडिया को बोलते हैं गाइडेड मीडिया। तो अगर इन केबल की बात करें तो कौन कौन सी केबल होती है वायर्ड मीडिया में, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। जबकि वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, dish-shaped antennas are used for sending and receiving data at longer distance. So these antennas are mounted on the taller building so that it would be in line of sight. Wave gradually becomes weaker and weaker after traveling a certain distance through the air. Therefore, the repeaters are installed to regenerate the signal of the same energy. जब एयर में डेटा ट्रेवल कर रहा है तो या वायर पे भी कर रहा है, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती है तो बढ़ती हुई डिस्टेंस के साथ सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। तो उस स्ट्रेंथ को रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर डिवाइस यूज करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा शुरू हो रहा है इसमें गाइडेड मीडिया या वायर्ड कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया या वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। एनी फिजिकल लिंक दैट कैन कैरी डेटा इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। Three commonly used guided or wired media for data transmission are twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable. So twisted pair and coaxial cable carry the electric signals, whereas the optical fiber cable carries the light signals. तो यहाँ पर आप पहली टाइप की केबल देख रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर, ये आपने देखी होगी। अगर आपने ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या रहता है, दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब ये प्रश्न नहीं आएगा कि ट्विस्ट क्यों कर दिया जाता है, इनको सीधा सीधा भी तो रखा जा सकता था। सो ये ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर वायर्स ट्विस्टेड लाइक अ डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का ये हेलिकल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वो भी इसी तरह का होता है। इस तरह से आपस में एक दूसरे लपेट दिया जाता है, उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। सो बोथ द कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो कॉपर वायर तो ये हैं एंड पे दिख रहे हैं, और उसके ऊपर क्या कर दिया है, प्लास्टिक कवर लगा दिया है, इससे वो इंसुलेट हो जाए, यानी सिग्नल आपस में उनके एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। सो बोथ द कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। यूजुअली a number of such pairs are combined together and covered with a protective outer wrapping as shown in this. तो एक दो तीन चार पेयर को एक वायर में डाल दिया गया है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब इसके बारे में भी, ये दो तरह की होती है, यूटीपी और एसटीपी। तो यूटीपी होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो इस पे सील्ड नहीं है, जबकि ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो यहाँ पे देखो ये सील लगा दी है इसके ऊपर, मेटल सील है कि आपस में ये दोनों मिले नहीं। सो ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट्स एज अ single communication link. The use of two-state configuration minimizes the effect of electrical interference from similar pairs close by. ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो
केबल है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं, तो एक दूसरे के सिग्नल को क्या ये आपस में डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर सीधी सीधी चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, तो इसको बोलते हैं क्रॉस टॉक बोल देते हैं उसको। क्रॉस टॉक जानते हैं? तो इनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि वो क्रॉस टॉक जो होता है उससे बचाने के लिए। सो द ट्विस्टेड पेयर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस एंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो दीज केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, unshielded twisted pair cable UTP and shielded twisted pair STP. The second type of cable is coaxial cable. तो कोएक्सियल केबल आपने देखी जो डिस्की केबल होती है घर पे, उसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। उसके अंदर एक वायर होता है, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, फिर एक अंदर हल्की सी जाली सी रहती है उसके ऊपर, फिर प्लास्टिक की प्रोटेक्टिंग होती है। ये है कॉपर कोर, ये है इंसुलेटेड मटेरियल, फिर इसके ऊपर है ब्रेडेड आउटर कंडक्टर, और उसके बाद प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग। तो डिस्क की जो केबल है वो उसको हम बोल सकते हैं कोएक्सियल केबल। So coaxial cable is another type of data transmission medium. It is better shielded and has more bandwidth than a twisted pair. As shown in the figure, it has a copper wire at the core of the cable which is surrounded with insulating material. The insulator is further surrounded with an outer conductor, usually a copper mesh. So this outer conductor is wrapped in a plastic cover. The key to success of coaxial cable is its shielded design that allows the cable copper core to transmit data quickly. So without interference of environmental factors, these types of cables are used to carry signals of higher frequency to a longer distance. तो डिश वाले इसी केबल को यूज करते हैं, टाटा स्काई वगैरह में भी जो केबल लगी रहती है वो कोएक्सियल केबल होती है। सो बैकबोन नेटवर्क्स इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स ए पाथ टू इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लेंस और सब नेटवर्क। तो अलग अलग लैन को जोड़ने के लिए या छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ने के लिए कभी कभी बैकबोन केबल की भी जरूरत पड़ती है। तो बैकबोन ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं? बैकबोन नेटवर्क। यहाँ पर भी एक कुछ टॉपिक लिखा हुआ था ऊपर, कहाँ गया ये वाली चीज। तो यहाँ पे दो चीजें, BOIP, ये क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछा गया कई बार। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। व्हाट इज द यूज ऑफ BOIP, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ BOIP। तो वॉइस ओवर IP, IP का मतलब कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ गई उसके पास IP हो गया, और उस पर अगर आप वॉइस को ट्रेवल कर रहे हैं, यानी इंटरनेट टेलीफोनी भी बोला जाता है। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर दूं, ऑडियो कॉल, तो ये आपके उसमें इंटरनेट का चार्ज तो लगेगा डेटा का, लेकिन कॉल का चार्ज नहीं लगेगा जो नॉर्मल कॉल करने पर लगता है। तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इज अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वीडियो भी उस पर ट्रेवल कर सकते हैं। सो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वोल्टे, ये भी आपने टर्म सुना होगा, LTE वोल्टेज, इसमें 5G जब आया था। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन्स इंक्लूडिंग IoT एंड वियरेबल्स, जैसे आपके स्मार्ट वॉच वगैरह आ गई है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड टाइप ऑफ केबल, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। सो आजकल कई कंपनियां बड़े शहरों में तो लग ही चुका है, आगरा वगैरह में या फिरोजाबाद में भी शुरू हो गया होगा ऑप्टिकल फाइबर। जियो फाइबर, एयरटेल ब्रॉडबैंड, ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चला रहे हैं 5G के लिए, फास्ट डेटा कम्युनिकेशन के लिए। सो ऑप्टिकल फाइबर में एक ऐसी केबल जिसमें जो सिग्नल है वो ऑप्टिक की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, इसलिए वो बहुत फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज डेटा इज लाइट which travels inside a thin fiber of glass. Optic fiber uses refraction to direct the light through the media, and a thin transparent strand of glass at the center is covered with a layer of less dense glass called cladding. So this whole arrangement is covered with an outer jacket made of PVC or Teflon. यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल है। यहाँ सेंडर, रिसीवर और ये ग्लास। तो सेंडर मैसेज भेज रहा तो लाइट पहले ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी, ऐसे चलता है मैसेज यूँ सीधी, क्योंकि लाइट तो सीधी रेखा में चलती है ना, देखो पहले सीधी यूँ गिरी फिर यूँ गिरी, फिर इस तरह से डेटा आगे ट्रेवल कर रहा है। सो such type of cables are usually used in backbone networks.
These cables are of lightweight and have higher bandwidth, which means higher data transfer rate. So signals can travel longer distances and electromagnetic noise cannot affect the cable. So however, optic fibers are expensive and unidirectional. Two cables are required for full duplex transmission. क्योंकि ये वन डायरेक्शनल होती है तो दो केबल एक साथ डाली जाती है, एक डाटा आने के लिए एक जाने के लिए। फुल डुप्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए हमें दो केबल की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है हमारी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो बिना वायर वाली जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको पढ़ रहे हैं और उसके साथ ही आज की क्लास खत्म करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है वायरलेस के अंदर। एक है आपका रेडियो वेव्स, एक है माइक्रोवेव्स और एक है इंफ्रारेड, है ना। उसके बाद आ जाएंगी वायरलेस की टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ भी वायरलेस है, फिर वायरलेस लैन है, वाईफाई का नेटवर्क बनाना, और फिर आएगा मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। सो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या है ये? द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड टू डिलीवर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। Similar to the way satellites is used for television and telephone signals, these satellites use microwaves for communication between a satellite displaced at our home and the hub of satellite internet service providers. तो जियो स्टेशनरी कुछ जो हमारी सैटेलाइट ऊपर हमने भेजे हैं वो भी इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए, और टीवी में जो नई नई वो आ रही हैं सर्विसेज उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। सिग्नल उन्हें कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। सो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया in wireless communication technology, the information in wireless communication technology travels in form of electromagnetic signals through air. The electromagnetic spectrum of frequency ranging from 3 kilohertz to 900 terahertz is available for wireless communication. Wireless technologies allows communication between two or more devices in short to long distance without requiring any physical media. So there are many types of wireless communications technologies such as Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, etc. The electromagnetic spectrum range 3 kilohertz to 900 terahertz can be divided into 4 categories. रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी के बेस पर उनको कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है रेडियो वेव्स, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स, उस नहीं सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड वेव्स की, और फिर एंड विजिबल और लाइट वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। देखिए यहाँ पे रेंज दी हुई है। अगर लाइट वेव है, सबसे पहले 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक की बात करेंगे तो वो रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं। फिर 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की बात कर रहे हैं तो माइक्रोवेव्स की बात कर रहे हैं। फिर 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज की बात कर रहे हैं तो इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड और हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं। उससे भी ऊपर चलेंगे तो ये लाइट वेव्स चली जाती हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। रेडियो वेव्स के बारे में बात करें, द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। सबसे कम फ्रीक्वेंसी की यही है रेडियो वेव्स। ओमनी डायरेक्शनल, दीज वेव्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ओमनी का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी, सारी दिशाओं में ये रेडियो वेव्स ट्रेवल करती हैं। सो रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 300 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये गीगाहर्ट्ज तक की बात हो रही है। तो इस रेंज की जो है 300 किलोहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक की वो लंबी दूरी वाली रेडियो वेव्स होती है। ससेप्टिबल टू इंटरफेरेंस, मतलब इनको इंटरफेयर कर किया जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है, और इनको रिसीव किया जा सकता है ना। तो रेडियो डिस्टर्ब किया जा सकता है, मतलब इनके डेटा को चेंज किया जा सकता है। तो रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 to 300 kilohertz can penetrate walls। वाह, दीवारों को पार कर सकती है इस रेंज की। जो कम रेंज की रेडियो वेव्स है 300 किलोहर्ट्ज से की जो रेडियो वेव्स है वो दीवार के पार जा सकती है। दीज वेव्स आर यूज्ड इन एएम एंड एफएम रेडियोस, टीवीज एंड कॉर्डलेस फोन्स। अब माइक्रोवेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज टू 300
गीगाहर्ट्ज। यूनिडायरेक्शनल कैन मूव ओनली वन डायरेक्शन, माइक्रोवेव्स केवल एक ही दिशा में चलती है, जबकि रेडियो वेव्स सभी दिशाओं में चलती है, चारों तरफ फैलती है। So unidirectional can move in only one directional, cannot penetrate solid objects such as walls, hills and mountains. अगर बीच में कोई अवरोध आ गया तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगी। Needs line of sight propagation, यानी वो बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें टीवी और रिमोट के बीच में अगर कोई चीज आपने रख दी तो फिर वो नहीं ऑपरेट होगा। तो लाइन ऑफ साइट होना चाहिए उसमें। बोथ communicating antenna must be in the direction of each other. Used in point-to-point communication or unicast communication such as radar and satellite. Provide very large information carrying capacity. इसकी information capacity बहुत ज़्यादा होती है। फिर है infrared waves. इसकी रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। Very high frequency waves cannot penetrate solid objects such as balls. Used for short distance point-to-point communication such as mobile to mobile, mobile to printer, remote control to TV, Bluetooth enabled devices to other devices like mouse, keyboard, etc. अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले ही हमारी ब्लूटूथ, ये यूज़ किया होगा बच्चों ने मोबाइल में, और बहुत सारी डिवाइस भी यूज़ होती है ब्लूटूथ। स्पीकर्स भी आ गए हैं और हेडफोन भी आ गए हैं, और वो छोटे छोटे डिवाइसेज हैं म्यूजिक सुनने वाले, वो भी ब्लूटूथ आ गए हैं। So Bluetooth is a short-range wireless technology that can be used to connect mobile phones, mouse, headphones, keyboards, computers, etc. wirelessly over a short distance. One can print document with Bluetooth-enabled printers without a physical connection. All these Bluetooth-enabled devices have a low-cost transceiver chip. So this chip uses the unlicensed frequency band of 2.4 gigahertz to transmit and receive data. These devices can send data within a range of 10 meters with a speed of 1 to 2 Mbps. In Bluetooth technology, the communication device within a range of 10 meters build a personal area network called PicoNet. अब ये क्वेश्चन आ सकता है PicoNet क्या होता है? So in Bluetooth technology, the communicating devices within a range of 10 meters build a personal area network PicoNet. तो हम बोल तो देते हैं पेन तो हमें मालूम है, लेकिन उस पेन को जो 10 मीटर के अंदर क्रिएट किया जाता है ब्लूटूथ से, उसको बोलते हैं PicoNet. So the devices in a PicoNet work in a master slave configuration. तो एक तो हो गई मास्टर, बाकी सब स्लेव हो गई। तो एक के पास रिक्वेस्ट जाएगी, बाकी मास्टर उसको फुलफिल करेगा। A master device can communicate with up to 7 active slave devices at the same time. So Bluetooth technology allows up to 255 devices to build a network. Out of them, 8 devices can communicate at the same time and remaining device can be inactive, waiting for response command from the master device. तो ब्लूटूथ में 255 डिवाइस जुड़ सकती हैं, लेकिन केवल 8 डिवाइस एक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती हैं, बाकी तब तक बाकी डिवाइसेस को इनएक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। जब वो उनका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा तो दूसरे का नंबर आ जाएगा। सेकंड टेक्नोलॉजी है वायरलेस में, वायरलेस लैन यानी वाईफाई सिस्टम इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। द वायरलेस लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज अ पॉपुलर वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ऐसा कोई इसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स का एक ग्रुप है, असाइंस नंबर टू ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लैन। IEEE ने हर एक लैन को एक स्टैंडर्ड नंबर दिया हुआ है। सो द वायरलेस लैन इज नंबर्ड एज 802.11। तो वाईफाई का जो स्टैंडर्ड है उसको बोला जाता है 802.11 एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज वाईफाई। तो वायरलेस लैन को वाईफाई ही बोल देते हैं। So these network consist of communicating devices such as laptop, mobile phones, as well as the network device called access points, which is installed in the building of floors. An access point is a device that is used to create a wireless local area network by connecting to a wired router, switch or hub. The access points are connected to a wired network and all devices communicating or access the internet through an access point. The Wi-Fi gives user the flexibility to move around within the network area while being connected to the network. Following are some of the benefits of VLAN. जैसे दिया एक्सेस पॉइंट बना दिए तो उसके 10 मीटर तक आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके वाईफाई से यूज कर सकते हैं। सो एडवांटेज है, वायरलेस कनेक्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर।
resulted in increased access of mobile devices, provide easy access to internet in public places. तो ये था हमारा कम्युनिकेशन मीडिया और वायर्ड और वायरलेस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज 1G 2G 3G 4G 5G के बारे में पढ़ेंगे। और एक यहाँ पर वायरलेस में वाईमैक्स और दिया था, BSNL ने इसको शुरू किया था, लेकिन क्योंकि ब्रॉडबैंड जितना पॉपुलर हो गया तो ये शायद उतना पॉपुलर नहीं हो पाया वाईमैक्स। लेकिन ये भी वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कराने की एक टेक्नोलॉजी थी, इसका नाम था वाईमैक्स। तो वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस लाइक वाईफाई। It is also used for communication in wireless network, but there is a difference. Difference क्या है? Whereas Wi-Fi is used to form small wireless networks, the WiMAX uses a larger spectrum to deliver connections to various devices on the network. So it has a higher data transfer rate and can span over a larger area. So that is why it is used in the main application. तो Wi-Fi तो लोकल एरिया नेटवर्क का एक रिप्लेसमेंट है, कम डिस्टेंस में एक बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। लेकिन WiMAX मेन स्कोप जो मेट्रो एरिया नेटवर्क है, एक सिटी के अंदर या 10 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के अंदर, तो वहाँ पर अगर आपस में बिना वायर के कनेक्ट करना है तो वाईमैक्स से कनेक्ट करते हैं। और इसको एक बार रीड करिएगा और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1G 2G 3G और उसके बाद प्रोटोकॉल्स। और कल ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, है ना? Yes, कोई sir. डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप भी रीड कर सकते हैं। और आज जो पढ़ाया उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी ये देखिएगा एक्सरसाइज किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे उसको तो वो 10 क्वेश्चन को कहीं से भी बना देंगे। उसमें तो देखो 10 में से आपके 8 मार्क्स के तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन जो रह जाते हैं उनके लिए डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। हर एक लाइन को, हर एक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Stop recording and